जब युद्ध होता है तो सारे बॉर्डर, पूरा देश के बॉर्डर एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ऐसे हालात पैदा होते हैं जहाँ पर आदमी सोच नहीं सकता है। कहीं से गोली ना चल जाए, वॉर ना छिड़ जाए, तो ऐसा कुछ आया नहीं, शुरू जब आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई? सिविल आदमी को किस प्रकार से फौजी बनाया जाता है, एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है हमारा बीएसएफ का। तो जैसे हमने पहली बार वेपन पकड़ा अपने हाथ में, तो क्या आया अंदर से? पहले तो हमारे पास 7.62 SLR थी। आपको एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल करना होता है। इंडियन फोर्स में और पाकिस्तानी फोर्स में क्या अंतर समझ में आया? वो लोग जो थे इतने खतरनाक लोग होते हैं, मतलब डायरेक्ट फोर्स से मतलब पंगा लेते हैं। जमीनी हकीकत क्या लगी कश्मीर में? कारगिल युद्ध के दौरान कच्छ और राजस्थान बॉर्डर पर तैनात थे। पाकिस्तान तो चाहता नहीं कि हिंदुस्तान मतलब अमन चैन से रहे। हाँ। ये जम्मू कश्मीर के अंदर में जो ड्यूटी करता है उसको ये मेडल मिलता है। कि कभी ऐसा दिल में आया कि यार ये लास्ट का खत हो सकता है, ऐसी कोई मुसीबत में आप फंसे हो बॉर्डर में? नमस्कार दोस्तों, वी ऑफिशियल पॉडकास्ट पर फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र बिसेन जी। जी हाँ, ये थे 38 साल तक तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर। चलिए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी चुनौतियों के बारे में, कैसे इन्होंने वो जंग लड़ी, और उस वृतांत के बारे में जिससे आज आप कुछ सीख पाएंगे और अपने दिलों में सोया हुआ जज्बा जगा पाएंगे। सबसे पहले मैं सुरेंद्र बिसेन जी आपको झुककर पूरे देशवासियों की तरफ से प्रणाम करता हूं। और आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर थे, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि 1986 में पुलिस ग्राउंड बालाघाट से लेकर ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और आपको प्रेरणा कैसे मिली इस चीज़ की? सबसे पहले जय हिंद आपको। जय हिंद सर। क्या हुआ, मैं एक्चुअली कॉलेज कर रहा था जी। और हमारे सभी दोस्त लोग हमारे साथ थे। जी। हम लोग ऐसी सब दोस्त लोग जो थे जाने वाने के शौकीन ने, मतलब उस समय जब ये एज होती है कहीं ना कहीं सर्विस पाने की होती है। जी जी। वो कितने साल के थे तब आप? उस समय मैं लगभग 21 साल का था। अच्छा। हाँ, तो उसी समय सब दोस्त लोग थे। कुछ मेरे एक दो दोस्त लोग मोटिवेटेड थे, उन्होंने एक दो बार पुलिस का या अपना सेना वेना का इंटरव्यू दिया था, उनका हुआ नहीं था। तो हम लोग ऐसे ही कॉलेज गए हुए थे, तो सब ऐसी लहर चल पड़ी कि खुले ग्राउंड में बोले पुलिस लाइन में भर्ती है, तो सब के सब चल पड़े। अच्छा। हाँ, तो ग्राउंड देखा काफी भरा हुआ था। यार हमने कहा हमारा तो कहाँ नंबर आएगा। अच्छा। फिर भी हम भी खड़े हो गए। अच्छा। बस खड़े हो गए ग्राउंड में। वो 17 फरवरी की बात है, 17 फरवरी 1986 की। हाँ, तो उस समय की बात है। जब हम लोग क्या किए, जब ग्राउंड में गए तो सभी लोगों ने उन्होंने क्या किया, सबसे पहले दौड़ करवाया। तो दौड़ करवाया तो हम लोग दौड़ में फर्स्ट आ गए। अच्छा। हाँ, दौड़ में फर्स्ट आ गए। मतलब उन्होंने करीब 20 लोगों को रखा। उन्होंने फर्स्ट जो आए, जो 20 लोग थे उन्होंने उसके बाद रखना। उसके बाद उन्होंने वहीं पर हमारा क्या किया, एक छोटा इंटरव्यू लिया और उसके बाद लिखित परीक्षा लिया वहीं। और वहीं पर हमें उन्होंने कॉल लेटर दे दिया। वहीं पर? हाँ, वहीं पर कॉल लेटर दे दिया। अच्छा। हाँ, और बोले आपको 1 मार्च को ज्वाइन करना है टेकनपुर ग्वालियर में। हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था कि हम लोग कहाँ भर्ती हो गए। फिर लोगों से पता करते रहे, यार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का उतना नाम नहीं था। शायद उस समय मुझे याद है कि उस समय हमारे इलाके का मैं शायद पहला आदमी हूँ जो बीएसएफ के अंदर में भर्ती हुआ, वाराणसी क्षेत्र से। मुझे कुछ पता नहीं है हम लोगों का, और ना ही मेरे अभी तक टच में कोई आया जो मेरे से पहले बीएसएफ में भर्ती हो रहा होगा। अच्छा। मेरे बात तो खैर सीआरपीएफ में तो थे लोग, पर बीएसएफ में शायद कोई अभी तक दिखा नहीं मुझे। अच्छा। जी जी। बस वहाँ से बस भर्ती हुए, और उसके बाद हम लोग 3 लोग भर्ती हुए थे उस ग्राउंड से। 3 लोग भर्ती होकर के हम लोग, एक तो आया नहीं डर से। उस समय 28 तारीख को हम लोग जब यहाँ से चले, उस समय भारत बंद था। अच्छा। हाँ, भारत बंद था उस समय में, 1986 में। अच्छा। और हम लोग ने किसी इधर उधर से वाहन वगैरह करके हमने ट्रेन वगैरह पकड़ा। मैं और एक भरवेली का एक लड़का मनोहर बलावी करके, हम दोनों जो है टेकनपुर पहुंच गए। टेकनपुर ग्वालियर। तो जब आप टेकनपुर जैसे बीएसएफ की ट्रेनिंग और आपको कॉल लेटर मिला, तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? उस समय घर वाले दुखी हो गए। बोले कहाँ फौज में जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? कुछ पता था नहीं ऐसा। वैसे मैंने 1-2 लोगों से पता किया तो पता चला कि मतलब फोर्स है और अपना बॉर्डर पर रहती है। पहले इतना ज्यादा प्रचार था भी नहीं, इतना कुछ फोर्स का। हम जब गए तो फोर्स का इतना प्रचार हमारे इलाके में खासकर तो नहीं था। बस दुखी हो गए थोड़े बहुत, और फिर जाना ही था। तो फिर क्या था, जाना जज्बा था हमारा जाने का, बस चले गए।
तो जब आप टेकनपुर ग्वालियर पहुंचे और जब आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई जी। तो कोई ऐसी घटना या वृतांत जो आपको अभी तक मेमोरेबल हो उस ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग सेंटर हमने इतना बड़ा पहली बार देखा फौज का, खासकर। अच्छा, ग्वालियर हाँ, टेकनपुर। ग्वालियर टेकनपुर। अच्छा। और वहाँ जाते ही जब तरह तरह के लोगों से जब मिले, फिर धीरे धीरे दोस्ती हुई, तो वहाँ पर क्या हुआ, मतलब हमारे साथ में उत्तराखंड के लोग, गढ़वाल पौड़ी के लोग और उड़ीसा के लोग, आंध्र के लोग और तरह तरह के लोग हमारे पास, जबकि स्टूडेंट लाइफ में तो ये सब हमने देखा नहीं था। देखे नहीं थे। एकदम नयापन जाकर के लगा हमें वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में, और विशाल काय था। वैसे भी टेकनपुर एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है हमारा बीएसएफ का। अच्छा। हाँ, ग्वालियर का हाँ, टेकनपुर। ग्वालियर टेकनपुर 30 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। हर किस्म का अचीवमेंट है उसके अंदर में, बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। आपकी पहली पोस्टिंग जब जम्मू में हुई जी। तो कैसा लगा आपको पहली बार ड्यूटी पर जाते हुए? जैसे हमने टेकनपुर के अंदर 9 महीने की ट्रेनिंग की जी। तो वहाँ पर हमने तरह तरह की जो चीज़ें हैं देखी, और काफ़ी मतलब कठिन ट्रेनिंग होती है। बीएसएफ का सबसे हार्ड ट्रेनिंग सेंटर माना जाता है। अच्छा। 9 महीने की ट्रेनिंग, जब उसके अंदर तो कई लोग क्या होता है भाग जाते हैं, ट्रेनिंग नहीं सह पाते हैं, परंतु हमारे अंदर कुछ देशभक्ति का कहीं ना कहीं जज्बा छिपा हुआ था। हमने उस ट्रेनिंग को सहा, और उसके बाद में जब हम लोग पास आउट हुए मार्च के महीने में, फरवरी मार्च में, जब 87 में, तो हमारी पोस्टिंग जम्मू में हुई। जम्मू में? हाँ, जम्मू के पलोड़ा कैंप में हमारी एक यूनिट थी, वहाँ पर जाकर के हमारी पोस्टिंग हुई। तो मैं अगर थोड़ा सा ये जानना चाहूँ आज के युवाओं को बताने के लिए कि ट्रेनिंग में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, यानी किस तरह की गतिविधियाँ थी? ट्रेनिंग एक्चुअली देखा जाए तो सने सने मतलब शुरू होती है। सबसे पहले फर्स्ट वीक मतलब आपको मतलब रमाएंगे, सेकंड वीक आपको थोड़ा सा उससे ज़्यादा मतलब स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं कि जो लड़के हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग में दिलचस्पी लगाए। बड़े अच्छे लोग होते हैं हमारे इंस्ट्रक्टर्स, लोग जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, काफ़ी मजे हुए लोग होते हैं। अच्छा। उन्होंने कई बैच पास आउट किए होते जो हैं, ट्रेनर रहते हैं। अच्छा। उनको पता है कि ये हाल बैच आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, तो उनको बड़ा नॉलेज होता है कि लड़कों को कैसे यहाँ पर मोटिवेट करके रखना। धीरे धीरे सनय सनय करके जो है ट्रेनिंग उन लोग बढ़ाते रहते हैं। जैसे 2-3 महीने लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेट होने के लिए। 2-3 महीने के बाद जब बंदा सेट हो जाता है, उसके बाद तो स्पोर्ट्स की तरह लगता है। अच्छा। फिर तो खेलो कूदो और बस जितनी सजा खाओ, जितना मतलब ट्रेनिंग करो खूब, मतलब इतना बिजी शेड्यूल होता है ट्रेनिंग का, बिल्कुल आपके पास एक क्षण भी मतलब फालतू नहीं होता ट्रेनिंग और वहीं पे यानी डिसिप्लिन भी बिल्कुल डिसिप्लिन से लेकर के हर चीज़, पीरियड टू पीरियड होते हैं। सबसे पहले पीटी होगा, फिर ड्रिल होगा, फिर वेपन होगा, फिर मैप रीडिंग होगा, ऐसे सारे सब्जेक्ट में पारंगत करते हैं। और पूरे 9 महीने जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ के पेट में रह करके और 9 महीने के बाद निकलता है और पूरी दुनिया देखता है। अच्छा। इसी प्रकार एक सिविल आदमी को किस प्रकार से फौजी बनाया जाता है, ये उस ट्रेनिंग सेंटर में सीखा जाता है। तो जब सबसे पहली बार आपने अपने हाथों में वेपन पकड़ा वहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप पहली बार पुलिस ग्राउंड गए थे तो उसके पहले आपने यानी वेपन वगैरह हाथ में पकड़ने की सोचे नहीं थे। नहीं। तो जैसे आपने पहली बार वेपन पकड़ा अपने हाथ में तो क्या आया अंदर से? ऐसा लगा पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा। बहुत मतलब अच्छा फक्र की बात होती है जब शुरू में क्या होते हैं, डमी राइफल से ट्रेनिंग कराते हैं लोग। सबसे पहले डमी राइफल होता है, वो जो चलती नहीं है, उससे प्रैक्टिस कराते हैं। आपको अंदर राइफल पकड़ने का जज्बा, कैसा पकड़ना, कैसा उठाना, कैसा रखना, वो डमी राइफलें होती है, उससे कराते हैं। जब हमारा जब डमी से दिल भर जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे हमारे पास सर्विस वेपन आता है। हमारे बड़े बड़े रेंज से होते हैं, जब प्रैक्टिस कराई जाती है फायरिंग की। जब पहली बार जब फायर कराने के लिए जाता है तो हर व्यक्ति के पास एक एक इंस्ट्रक्टर होता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नया होता है बंदा, पता कुछ होता नहीं है राइफल के बारे में। थोड़ा बहुत पढ़ाई होता है जी, तो फिजिकल नॉलेज नहीं हो पाता है उसको। हालांकि वो ऐसे नॉलेज होता है, उसको पढ़ाया जाता है उसके बारे में, परंतु फिजिकल नॉलेज नहीं होता है। तो वहाँ एक्चुअली जब रेंज के ऊपर फिजिकल नॉलेज कराया जाता है, उससे पहले उसके बारे में सब कुछ बता दिया जाता है कि ऐसी फायर करती है, ऐसा ही करता है, ऐसा पकड़ना होता है, ऐसा ग्राउंड में प्रैक्टिस हैंडलिंग कराई जाती है। उससे पहले हथियार की हैंडलिंग कराई जाती है। हैंडलिंग कराने के बाद में फिर जब हैंडलिंग पूरी सीख जाता है तब जवान को फिर रेंज के ऊपर फायर के लिए ले जाया जाता है। और जब पहली गोली जब रेंज के ऊपर निकलती है तो कुछ तो लगता है साली पता नहीं कहाँ जाती है, क्या हो रहा है करके, क्या हो रहा है। परंतु हमारे साथ उस्ताद लोग रहते हैं, काफ़ी माहिर होते हैं। वो लोग धीरे धीरे करके आदत में सवार कर देते हैं और फिर चाहे जितना मर्जी फायर करो,
पहले तो हमारे पास 7.62 SLR थी, बहुत जबरदस्त राइफल हुआ करती थी। अच्छा। हाँ, उसका मतलब जो राउंड भी एकदम भयानक होता था, और जब फायर करते थे तो झटका भी पीछे बहुत देती थी। अरे तो वही झटके को कैसा जजब करना है, क्या करना है, कैसा फायर करना कैसे है, झेलना कंधे को नहीं मारना, बहुत सारी चीजें होती है। वेपन्स जो इंस्ट्रक्टर होता है, वेपन्स के बारे में कैसा वेपन, आपको एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल करना होता है जी। ट्रेनिंग के अंदर में। वेपन में एक गोली फायर करोगे तो एक दुश्मन बिल्कुल नीचे गिरना ही चाहिए। गिरना ही चाहिए। एक गोली का मुद्दा हासिल करने के लिए पूरे 9 महीने ट्रेनिंग कराई जाती है, ओनली 1 टिप्स। तो जैसे आप जम्मू कश्मीर गए तो उसके पहले जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी हो चुका था उसके पहले, पहले ठीक है, तो कैसा, यानी कि ऐसा लगा नहीं आपको कि कहाँ आ गया मैं, अभी जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग है बॉर्डर पे, कहीं से गोली ना चल जाए, वॉर ना छिड़ जाए, तो ऐसा कुछ आया नहीं, मन? शुरू में मैं जब जम्मू में गया ना, उसमें डायरेक्ट हमें बॉर्डर पर नहीं रखा गया। नहीं रखा हाँ, है। उस समय मैं जो था, थोड़ा हमारी पर्सनालिटी वगैरह ठीक थी, हाइट वगैरह ठीक थी, तो जगह जगह पर ड्यूटियां लगी रहती है वहाँ पर। एक एक कंपनियां लगी, जैसे एयरपोर्ट के अंदर ड्यूटियां, हमारी राजभवन में ड्यूटी लगी। तो उस समय मिस्टर जगमोहन सिंह वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर के? हाँ, जम्मू कश्मीर के गवर्नर 1987 में। उस समय जगमोहन सिंह जी गवर्नर थे वहाँ के। तो हम वहाँ पर BSF की जो ड्यूटियां थी, ऐसी VAVP ड्यूटियां थी जो जम्मू के अंदर में लगी रहती थी। इंट्रोगेशन सेंटर था, अपना एयरपोर्ट था, जम्मू का एयरपोर्ट था, उधमपुर का एयरपोर्ट था, राजभवन था, सेक्रेटरीट था जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठता है। तो ऐसी ऐसी जगह, तो मेरी ड्यूटी थी राजभवन में। तो मैं जगमोहन सिंह जी के साथ मतलब ड्यूटी किया है वहाँ पर। जब वो थे तो मैं उनकी गार्ड में रहा हूँ। अच्छा, उनके गार्ड में हाँ, रहे मैं हैं। उनकी गार्ड में रहा हूँ, जगमोहन सिंह के। और जैसे पुंछ राजौरी सेक्टर जैसे संवेदनशील इलाकों में भी हाई एल्टीट्यूड पोस्टिंग के दौरान आप रहे, जी जी। तो वहाँ पे क्या चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? एक्चुअली उस समय क्या था, बॉर्डर के हालात काफ़ी खराब हुआ करते थे। कौन से ईयर की बात है ये? हम लोग 87-88 के समय, 88 के समय क्या, अच्छा। 88-90 उस समय हर वर्ष जब भी गर्मी का सीजन आता था, इंडिया पाकिस्तान का ऐसा लगता था कब युद्ध छिड़ जाए, कब युद्ध छिड़ जाए। अरे बाप। बहुत भारी तादाद में मतलब फायर होता था, अच्छा। हिंदुस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से। परंतु हमारी फोर्स जो है बहुत इन सब चीज़ों में बहुत पारंगत होती है, अच्छा। जबरदस्त जवाब देती थी और खूब फायर करते थे, जबरदस्त फायर करते थे। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि इंडियन फोर्स में और पाकिस्तानी फोर्स में क्या अंतर समझ में आया आपको? बहुत अंतर होता है पाकिस्तान वाले और हमारे इंडिया की फोर्स में। हमारे हिंदुस्तान की फोर्स के क्या कहने हैं, वो तो अपने आप में बिल्कुल अलग ही होती है। जी जी जी। हाँ। अब जैसे पंजाब के उग्रवाद की अपन बात करें, तो जब पंजाब का उग्रवाद हुआ तो हम इसके बारे में संक्षेप में आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, और ये जानना चाहेंगे कि उस टाइम संघर्ष का क्या चुनौतीपूर्ण रहा आपके? एक्चुअली जो पंजाब का जो उग्रवाद था, बहुत खतरनाक उग्रवाद था। वो लोग जो थे इतने खतरनाक लोग होते हैं, मतलब डायरेक्ट फोर्स से मतलब पंगा लेते थे वो। अच्छा। डायरेक्ट फोर्स टू फोर्स, इतना मतलब खतरनाक लड़ाई लड़ते थे वो लोग फोर्स के साथ। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे उग्रवाद क्यों हुआ था वो, यानी उग्रवाद वो ऐसी, देखो भारत पाकिस्तान तो चाहता नहीं कि हिंदुस्तान मतलब अमन चैन से रहे। हाँ हाँ हाँ। उन लोग समय तो ये माना जाता है कि पाकिस्तान को, ये हमारे जो पंजाब प्रांत को है, उसको तो पाकिस्तान में मिलाने की पूरी साजिश रच रखा था पाकिस्तान उस समय। तो इसी हालात में इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है उग्रवाद छेड़ दिया उसने। प्रॉक्स वार करना चाहिए। पाकिस्तान एन के प्रकार किसी न किसी प्रकार हिंदुस्तान को छेड़ते रहता है। अच्छा। हाँ, तो प्रोक्सी वार को मतलब उसने उग्रवादी जो पैसे वैसे दे करके, इधर उधर से फंड वंड करके वो उग्रवादी पैदा करना, उन्होंने पैसे वैसे दे देना, लोग अपनी मुख्य धारा से बहक करके उग्रवाद की ओर बह गए और बस आपस में ही मार काट करने लगे। जो पैसे वाले थे उसको लूटने लगे। अच्छा। इसी प्रकार से मतलब वहीं आपस में ही उग्रवाद चल पड़ा, आपस में लड़ना भिड़ना, बड़े लोग। तब आपकी ड्यूटी हाँ वहाँ पर थी, और इतना खतरनाक चरम पर उग्रवाद था वहाँ का। सब पंजाब का उग्रवाद, पंजाब का उग्रवाद बहुत माना उग्रवाद था। उस उग्रवाद से हमने कम से कम 2-3 साल, 3 साल तो हमने खूब लड़ाई लड़ी। हाँ। जैसे आप कश्मीर में 6 साल तक पोस्टिंग थी आपकी, जी। तो वहाँ पर ज़मीनी हकीकत क्या लगी कश्मीर में कि कश्मीर वाले जो है पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं उस टाइम में, अभी नहीं, उस टाइम में ज़मीनी हकीकत क्या थी कश्मीर की? कश्मीर की एक्चुअली ज़मीनी हकीकत, वो एक्चुअली बहके हुए लोग होते हैं। अच्छा। उस समय अफगानी जो था, पाकिस्तान क्या करता था, अपने उग्रवादी ने भेजकर अफगानी उग्रवादी भेजा करता था हिंदुस्तान के अंदर में। तो उस समय बहुत चुनौतीपूर्ण हालात थे। यूँ देखा जाए कि वहाँ के जो लोगों के हालात इतने मतलब बदतर थे जिसका कोई हद नहीं। आज अगर उस समय के हालात के बारे में अगर
मतलब मुंह से कुछ बताने लायक कोई चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, इतने खराब हालात थे जम्मू कश्मीर के खासकर, इसका कोई नहीं, मुंह से बयां करे तो कम होगा उनके लिए। अच्छा, यानी बहुत बहुत ही निरस्त हालात थे। आप कारगिल युद्ध के दौरान कच्छ और राजस्थान बॉर्डर पर तैनात थे? करेक्ट। अच्छा। हाँ। तो गोलियां जब चली तो कभी आपने फायर में जवाब दिया, आपने खुद होके? नहीं, जब युद्ध हुआ ना, जब ये कारगिल का जो युद्ध हुआ 1999 में जी। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ तो एक्चुअली क्या होता है, जब युद्ध होता है तो सारे बॉर्डर, पूरा देश के बॉर्डर एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, पूरे देश के बॉर्डर। तो किसी एक क्षेत्र में जैसे युद्ध लड़ा जाता है तो असर उसका पूरे देश की सीमाओं पर पड़ता है। जैसे अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर देखा होगा। हाँ, ऑपरेशन है कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर के अंदर में, जैसे उग्रवादी। तो इसी प्रकार से उस समय भी जो है जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र थे उसमें मतलब युद्ध लड़ा गया जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, परंतु सारे बॉर्डर जो थे अलर्ट रहते हैं। सारे बॉर्डर के ऊपर युद्ध जैसे हालात होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। कहाँ से गोली आ जाए, कहाँ से अटैक कर दे, कहाँ से कुछ आ जाए, कुछ इसका पता नहीं होता है। तो वो उस समय के जो युद्ध के जो हालात थे, और उस समय एक्चुअली जो हमारी जो लड़ाई थी वो बोफोर्स तोपों से मतलब जीती गई हमारी। बोफोर्स हाँ, तोपों फतह से, हासिल किया हमारे हिंदुस्तान ने उस समय में। बोफोर्स तोप हमारे पास थी और उसकी वजह से सारे बंकर वंकर जिसके अंदर छुपे हुए जितने उग्रवादी थे सबको मतलब उनसे बिल्कुल मारा गया जो बुरी तरीके से। तो जब ये सब चल रहा था तो किसी अपने को खोने का दर्द रहा आपको? कोई अपना दोस्त मित्र जो साथ में था? आप कभी लेह या कारगिल कभी जाओ जी। तो आप, मैं तो खुद गया हूँ वहाँ पर लेह में, कारगिल में, हाँ। जहाँ पर कारगिल वार हुआ था उस जगह पर मैं जा करके देखा है। आप वहाँ पर अगर जवानों की जो समाधियाँ देखेंगे ना, अच्छा। तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। हर व्यक्ति की, हर सैनिक की समाधियाँ आपको देखने को मिलेगी एकदम लाइन से, बिल्कुल। मैं गया हूँ वहाँ जा करके और सैल्यूट भी किया है उन सैनिकों को जो मतलब हमारे देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। मैंने वो मंजर देखा है, आप देख नहीं पाएंगे, इतना खतरनाक तरीके से बिल्कुल समाधियाँ बनी हैं लोगों की वहाँ पर। आप नॉर्थ ईस्ट में भी रहे? जी जी। तो वहाँ की संस्कृति कल्चर एकदम अलग टाइप का रहता है, तो आपका अनुभव कैसा रहा और वहाँ पर कैसे काम किया आपने? एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट की जो क्या कहना चाहिए, भूमि वहाँ की जो है एकदम थोड़ा सा आम इधर हिंदुस्तान से थोड़ी सी हट करके है। अच्छा। हाँ। कैसे हटके? मतलब वहाँ पर ज़्यादातर तो बारिश होता है, चेरापूंजी जैसे चेरापूंजी जैसे लोग देश है वहाँ पर, मतलब जो स्टेट है जहाँ पर जगह है खूब बारिश ही बारिश होती है। तो वो जो इलाका है खूब बाढ़पूर्ण इलाका है, वहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ मतलब जो है बहती है। तो उस वहाँ पर जो इलाका में हमेशा बाढ़ वगैरह ये, तो जब बरसात के सीजन में 12 घंटे पानी आते रहता है, 12 घंटे बारिश होता है, खूब बारिश होती है। उस कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जोक जैसी चीजें, जोक आपने देखा होगा? हाँ, जोक जो खून चूसती है। जोक जैसे इलाके में भी जाकर के वहाँ आदमी को ड्यूटी करना पड़ता है। हाँ, जोक बड़ी बड़ी वो पैरों के, हालांकि कुछ उसके लिए प्रोटेक्शन वगैरह लेनी पड़ती है। क्या प्रोटेक्शन लेते थे उसके लिए? मतलब खूब मोटे मोटे कपड़े पहनना पड़ता है, नीचे जूते होते। हाँ, जूते होते, पूरा प्रोटेक्ट रहना पड़ता है, बिल्कुल आप खुले रह नहीं सकते, खुले हाथ से नहीं रह सकते, पूरा प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। वहाँ पर मच्छर वाला इलाका, मलेरिया वाला इलाका, खूब मलेरिया होता है, खूब डेंगू मलेरिया होता है वहाँ पर, ब्रेन मलेरिया होता है, बहुत मलेरिया होता है। तो आपकी टुकड़ी का क्या नाम था जब आप वहाँ पे थे? तो उस रेजिमेंट जो थी आपकी, हाँ, उसका क्या नाम था एक, और कितने लोग थे उसमें? उस समय हम लोग 59 बटालियन में हुआ करते थे। 59 हाँ, बटालियन तो हमारे यहाँ 1200 लोगों की होती है बटालियन। 1200 लोग वहाँ पे थे उस बटालियन लोगों टाइम? की होती है। अच्छा, तो किस टाइप से आप काम करते थे वहाँ पे, यानी कहाँ नजर रखते थे? नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली वो बांग्लादेश बॉर्डर पड़ता है। जी, बांग्लादेश बॉर्डर पड़ता है वहाँ पर ज़्यादातर। बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर जो भी चुनौती है, एक तो जो स्मगलिंग प्रोन एरिया भी माना जाता है वो। अच्छा, ड्रग्स वगैरह, गांजा वगैरह? हाँ, गांजा है, ड्रग्स है, कपड़ा है, अनैतिक चीजें। हाँ, अनेक चीज़ें हैं जो मतलब स्मगलिंग प्रोन एरिया माना जाता है वाला। तो स्मगलिंग के लिए भी रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल को लगाया जाता है। दूसरी बात, उस इलाके के अंदर में जो है बहुत गरीबी है, मतलब काफ़ी गरीब क्षेत्र है वो वाला। वहाँ के जो लोग जो है, जो आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं, आदिवासी टाइप के लोग रहते हैं बेचारे। एक्चुअली इधर की जो मेन जो संस्कृति से जो कटे हुए होते हैं वो लोग, हाँ, वो लोग मतलब उनका जो जीवन है काफ़ी मतलब
संघर्षपूर्ण। हाँ, तो संघर्षपूर्ण वो जीवन जैसे है। सिविल लोग ही बोलते हैं हाँ, उनको आदमी। उनका एक्चुअली क्या है, हम लोग जब जाते हैं ना वहाँ पर तो बड़े खुश हो जाते हैं वो लोग। अच्छा। हमारी जो चुनौतियाँ वो भी है कि उन गरीबी लोगों के साथ रहना और उनके साथ में मतलब ड्यूटी करना और उनको अपने मतलब फेवर में लेना। हाँ हाँ, ताकि वो लोग हमेशा रहते हैं, हम तो आते जाते रहते हैं, बदली होते रहते हैं हर 3 साल 4 साल के बाद में, परंतु वो लोग तो हमेशा वहीं रहते हैं, उनको बॉर्डर का पूरा नॉलेज होता है। हाँ। उनसे पूरा पता करना, ये करना वो करना, पूरे इलाके की जानकारी हासिल करना। और वो लोग जो बड़े सीधे लोग होते हैं, बड़े साफ दिल के लोग होते हैं। हाँ, बीएसएफ उनकी बहुत मदद करती है। बॉर्डर पर बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं बीएसएफ के, सिविक एक्शन वगैरह जैसे प्रोग्राम, बच्चों को पढ़ाई के लिए, बच्चों को कपड़े के लिए, कपड़े बच्चों के को लिए। पुस्तक के लिए, सब मतलब जो बॉर्डर की जितनी चीज़ें हैं भारत सरकार की तरफ से आती है और उनको सिविक एक्शन के थ्रू जो है उनको सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। कभी आपको ऐसा मन में आया कि देश को लेकर सरकार की जो नीतियां हैं वो सही नहीं है? कभी ऐसा लगा आपको? सरकार की नीतियों पर तो क्या कोई टिप्पणी क्योंकि करेगा। आप 38 साल की सेवा देना एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो इन 38 सालों में कभी लगा कि यार सरकार ठीक नहीं कर रही है? ऐसा कभी लगा आपको? शायद देखो, डायरेक्ट सरकार से हमारे कनेक्शन होते नहीं है। हाँ, ये सब जो बड़े जो अधिकारी लोग बड़े होते जो हैं, अधिकारी वो हैं। लोग सरकार से डायरेक्ट कंसर्न होते हैं। कभी आपको जैसे उनके सुविधाओं आदेश में होते कोई हैं। कमी? नहीं, सुविधा तो हमारे जो बीएसएफ में जो लिखी हुई है, जो जो आदेश होता है वो ऐसी सुविधाएं मिलती है। कभी बुलेट्स की कमी? जैसे हम लोग हाँ, ना, प्रायः ऐसा कुछ, हाँ। चैनल वेनल पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे भी समझ में आती है कि यार सरकार सिपाही के लिए ये नहीं कर रही है, सरकार को ये करना। और सबसे बड़ा मुद्दा कि अग्निवीर के बारे में क्या कहना है, क्या सोचना है? बींगे टाइम कुछ ऐसी चीजें चलते रहती है, ये तो ऐसा देते तो ऐसे, ये तो पब्लिक की चीजें हैं। पब्लिक तो कुछ भी कह सकती है। सेना के प्रति ये सब चीजें तो उतनी मायने नहीं रखती है। और जैसे अग्निवीर लॉन्च किया सरकार ने कि कुछ समय तक आप सेना में रहेंगे और उसके बाद फिर काम नहीं कर पाएंगे, तो उसके बारे में क्या नहीं सोचते? सही है नहीं, जहाँ तक जिस सोच से मतलब अग्निवीर भर्ती किया है जी? उसके हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि देखो देश की जो सेनाएं हैं हमेशा सशक्त और यंग होनी चाहिए। जी। ठीक है भाई, यंग व्यक्ति ही आज एक 25 साल का 30 साल का जो लड़का है उसके जज्बे में और उसकी लड़ाई में, और एक 30-40 साल के ऊपर का उसके अंदर तजुर्बा तो हो सकता है, परंतु लड़ाई का वो जज्बा, वो संघर्ष, वो तेज तो केवल जवान लड़के के अंदर ही आ सकता है। तो उसी आधार पर ये देश की हर सेना हमेशा सशक्त रहे, इसी आधार पर अग्निवीर की भर्ती किया है। और ऐसा तो कुछ नहीं, अभी तो सुनने में आया कि जितनी भी भारत सरकार की जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सीएपीएफ है, सबके अंदर अग्निवीर के लिए कोटा कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट ने कोटा किया हुआ है, ऐसा हमने पढ़ा है। ये तो अभी जब अग्निवीर जब आएंगे और क्या जमीन हकीकत है वो तो बाद में पता चलेगा, परंतु आदेश तो उनका है ही है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्होंने भी ऐलान कर रखा है कि जैसे अग्निवीर आएगा तो वैसे होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे अग्निवीर एक सैनिक होगा जी। अगर सब डिपार्टमेंट में अगर सैनिक अगर चले जाए वहाँ से आकर के, तो कुछ तो ट्रांसपेरेंसी जो और कुछ ईमानदारी तो इन जो सिविल महकमों के अंदर तो आनी चाहिए। जैसे मेरा ये अग्निवीर के बारे में जब लॉन्च हुआ था तो मेरा ये सबसे पहली थिंक और सोचना था कि जैसे दूसरे देश अपने जवानों को तैयार करते हैं कि हर घर में एक सैनिक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो पूरा वो गया कि अग्निवीर बहुत बढ़िया चीज है और लोगों को इसमें जाना चाहिए और सीखना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। जैसे आप यूएससी और कमांडो ट्रेनिंग दिया है आपने, तो कैसा रहा वो जर्नी आपका? मोस्टली मैं आपका प्रमोशन हो गया था? हाँ, प्रमोशन। क्या हुआ था प्रमोशन? मैं हेड कांस्टेबल बन गया था। अच्छा, यानी सिक्योरिटी फोर्स से आप हेड कांस्टेबल बन गए थे और उसके बाद आपको कांस्टेबल से प्रमोशन होकर के हेड कांस्टेबल बन गया था। अच्छा, कांस्टेबल से। तो उसके बाद आपको यूएससी की ट्रेनिंग? मैं वेपन की ट्रेनिंग किया था मोस्टली। अच्छा। हाँ, मैं वेपन इंस्ट्रक्टर था मोस्टली। वेपन की ट्रेनिंग में सभी प्रकार के वेपन हैंडलिंग करना जानता हूँ मैं अच्छी तरह से। सभी? दो चार नाम जानना चाहेंगे वेपन के? 2-4 नाम वेपन के मैं इंसास राइफल जानता हूँ, कार्बन जानता हूँ, अपना मोटर जानता हूँ, पिस्टल जानता हूँ, 9mm पिस्टल है, कार्बन अपना ये X95 है, SSG है, अपना ये सब वेपन्स सारे बहुत सारे, MMG है, LMG है, ये सब वेपन्स अच्छे हाई ग्रेड के वेपन्स हैं सभी। हाई ग्रेड के वेपन हैं। हमने तो फिलहाल ऑटोमेटिक वेपन है ये सब।
हाँ, हमने तो टीवी वगैरह पे ही देखा है, या पुलिस वाले अगर पकड़ के रखते कहीं चले जाओ बालाघाट वगैरह। वेपन भी जैसे जैसे समय गुजरता जाता है उसमें बदली होते जाता है। पहले एसएलआर थी, हम लोगों ने एसएलआर से ट्रेनिंग किया है, 2 इंच मोटर से ट्रेनिंग किया था, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया तो एनसास राइफल आ गई, फिर 51 मोटर आया। इसे करते करते मतलब वेपन्स भी चेंज होते रहते हैं। जब इंसास आपने LMG अपनी आया। यूएससी की कमांडो की जब ट्रेनिंग दी आपने, जी तो उसमें से कोई ऐसा अभी विद्यार्थी है जो आपको अभी तक याद है कि यार हाँ हाँ, बहुत सारे लोग हैं। बहुत। हम लोग जो ट्रेनिंग देते थे तो हम और लोग ये एक कहाँ पे हुई थी ये ट्रेनिंग? मैं एक्चुअली खड़का पंजाब ट्रेनिंग सेंटर में था। अच्छा, पंजाब हाँ, में। पंजाब अच्छा, में अच्छा, ट्रेनिंग अच्छा। सेंटर में। हाँ तो कोई ऐसा विद्यार्थी जो अभी भी हाँ, आपको बहुत याद है? विद्यार्थी है, मुझे अभी भी याद आते हैं। एक दो नाम। एक संजीव अभी भी मुझे याद करते रहता है, अभी भी फोन आते कहाँ रहते के हैं। हैं वो? वो इधर भंडारा के हैं। ये महाराज हाँ, भंडारा के, महाराष्ट्र तो अभी भंडारा भी है वो हाँ, सेना अभी में? भी है वो, जो अपना एसएसबी में है। अच्छा। एक्चुअली मैं बीएसएफ को भी ट्रेनिंग दिया, एसएसबी को भी ट्रेनिंग दिया, आईआरबी को भी ट्रेनिंग दिया। अच्छा। इंडर रिजर्व बटालियन है, ये सशस्त्र सीमा बल है, इनको भी हमने वेपन्स की ट्रेनिंग दी है। ये सब याद आते रहते हैं, अभी भी याद करते हैं। अभी कई फोर्स के लोग अभी भी बहुत फोन करते रहते तो अभी जैसे आगामी कोई प्रोग्राम अगर होते हैं तो आपको बुलाया जाता है सेना वगैरह के जो हैं। लोग ना? एक्चुअली हमारे यहाँ से जो ये सेना के जो हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर है। हाँ, यहाँ से दूर यहाँ है। से बहुत दूर है। जी जी। बाकी जो आसपास के जो लोग हैं उनको जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, कोई ओकेशन है, कोई यूनिट का रेजिंग डे है, उसमें पक्का इनवाइट करते हैं। अच्छा। यहाँ से तो पॉसिबल ही उतने दूर जाना हाँ, और उतने फिर दूर आना, तो जाना। हाँ। बाकी जो भी वहाँ नज़दीक के जो लोग होते हैं उनको पक्का बुलाते हैं। जवानों का बलिदान होता है तो आम लोग क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या सोचना चाहिए आम लोगों को? कई लोग नेगेटिव भी सोचते हैं, कोई पॉजिटिव भी सोचते हैं, तो उस सोच को लेकर आपका क्या है, आम लोगों की सोच को लेकर कि एक सेना का जवान जब बलिदान हो जाता है तो उसके बारे में क्या एक्चुअली सोचते जब हैं? सेना का जवान बलिदान होता है तो सबके लिए दुख की घड़ी तो दुख की घड़ी है। है कि नहीं? ये तो एक मोस्ट पॉइंट है। बलिदान तो ऐसा है, अब देश के लिए जब भर्ती हुए हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होती है, कहीं किसी चीज़ में तो आदमी नहीं लड़ पाता है या नहीं हो पाता है, तो उस समय में वो बलिदान की घड़ी आ जाती है। क्या करें, जब देश के लिए जब हमने भर्ती हुए हैं उस सब चीज़ के लिए, तो कुछ कह नहीं सकते। उस सब चीज़ के लिए क्या कह सकता है? जब बलिदान के तो होता है तो उसके लिए सभी लोग दुखी होते हैं। और दुखी क्या होना, वो तो है ही। जब देश के लिए एक इंसान जब शहीद होता है वो दुख की घड़ी होती है, होना नहीं चाहिए। बहुत दुख की घड़ी होती है, होना नहीं चाहिए। और हमारे साथी के खोने का बहुत गम होता है हमें, कई दिन तक उबर नहीं पाते हैं उस सब चीज़ों से। ऐसे तो बहुत से हादसे होते जैसे आप वहाँ से खत लिखते थे उस हाँ, टाइम में? पहले तो हमारे ज़माने में तो मोबाइल का तो कुछ था ही नहीं। घर के लिए खत लिखते थे। हाँ। तो कभी ऐसा दिल में, देखो ये औचक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ मैं, औचक प्रश्न है कि कभी ऐसा दिल में आया कि यार ये लास्ट खत हो सकता है, ऐसी कोई मुसीबत में आप फंसे हो बॉर्डर पे कि ये लास्ट खत हो सकता है, इसके बाद पता नहीं मैं खत भेज पाऊँ, ऐसी कभी वो सिचुएशन? तो बहुत से हालात, हमारी जो जिंदगी थी ना अच्छा। पूरी चुनौतीपूर्ण ही होती है। अच्छा। हाँ, हमने जैसे आपको बताया ना, मैं कश्मीर एक्चुअली 13 साल कश्मीर में निकाला मैंने। 13 साल? 13 साल। वो तो मेरी कंटिन्यू ड्यूटी के थे, मतलब 6 साल जो आईएस ड्यूटी के थे। अच्छा। इंटरनल सिक्योरिटी सीआई रोल में हुआ करते थे बीएसएफ उस समय में। अलग अलग रोल होते हैं हमारे। जो अभी जैसे सीआरपीएफ है, ये सीआई रोल में काम करती है। पुलिस है, अपना आर्मी है, ये सब सीआई रोल में काम करते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी रोल। और उस समय हम लोग जब काउंटर इंसर्जेंसी रोल में रहते हैं तब मतलब इंटरनल चीज़ों को संभालने के लिए, उग्रवाद को संभालने के लिए और नक्सलवाद को संभालने के लिए ऐसे बड़े बड़े रोल अदा करते हैं उस समय। फोर्स तो जब आप वहाँ से खत भेजा करते थे तो यहाँ से रिप्लाई आता था? हाँ हाँ। तो एक चीज मैं आपको पूछना भूल गया कि आपका जो बर्थ है वाराणसी का ही है? जी। वाराणसी का ही है। तो यहाँ पे किस स्कूल में पढ़े आप? मैं एक्चुअली यहाँ से डोके मेरा ग्राम पड़ता है जी, मैं डोके। हाँ, वो वहाँ से मेरी शुरुआत है, 5वीं तक वहाँ किया। उसके बाद वहीं से नज़दीक ग्रामीण पड़ता है गर्रा। हाँ, तो वहाँ तक 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद मेरे पिताजी जो थे वो ग्राम सेवक थे, कटंगी क्षेत्र में, उमरी क्षेत्र में थे। तो मैं पिताजी के पास चला गया, फिर वहाँ पिताजी के साथ रहा और वहीं से फिर मैंने 11वीं तक की शिक्षा हासिल किया। वहाँ पर के बाद फिर हम लोग कॉलेज वॉलेज पढ़ने चले गए। कॉलेज कहाँ पढ़ा? बालाघाट कॉलेज से किया बालाघाट मैंने। में। हाँ, उसके बाद वहीं से हम लोग कॉलेज करते करते ही मतलब भर्ती हो गए। सेकंड ईयर में थे और भर्ती होके बस चले गए वहीं से। चलिए, बहुत बढ़िया। जी। जैसे
38 साल आपने देश को सेवा दी, जी उसके बाद आप समाज सेवा में उतरे। जी तो क्या प्रण लेके उतरे आप, कैसे यानी आपका माइंडसेट गया कि समाज सेवा करना चाहिए? क्योंकि हमारी 38 साल जब देश की सेवा की है जी तो हमने स्वाभाविक हमारी जो आदत सी, मतलब 38 साल में तो आदत ही बन जाती है। जी जी जी, सेवा हमने करना अपने जीवन के जब 38 साल हमने दिए इस देश को, उस समय पूरी जवानी समझो, जो करने वाला जो भी था हाँ। वो सब हमने देश के लिए ही किया। उसके बाद जब हमारा समय हो गया, 60 साल उम्र पूरी हो गई, तो हम लोग घर आ गए। हमारे अंदर समाज थोड़ा ये जज्बा तो रहता ही है जी सेवा का। तो हमने देखा ये 1 साल तक तो हमने थोड़ा सा देखा, बात सब समझा इस एरिया को, क्योंकि थोड़े से कट ऑफ से रहते हैं। कट जी जी जो सैनिक होता है थोड़ा सिविल पॉपुलेशन से या अपने यहाँ इतना टाइम नहीं मिल पाता उसे मिलने जुलने का। हाँ हाँ अपनी छुट्टी आए, अपने घरों के काम में, अपने रिश्तेदारों के काम में उलझ करके और बिल्कुल चला जाता है अपनी ड्यूटी पर। अब जब हम आ गए तो हमने देखा इस एरिया के अंदर में कि यहाँ पर जो फिजिकल फिटनेस की चीज़ें जो देखा मैंने बहुत कम है लोगों में। स्कूलों में हमने जा कर के देखा फिजिकल फिटनेस की चीज़ों का उतना ज़्यादा रोल नहीं है। अभी जैसे वारासिनी तहसील की मेंदीवाड़ा में आपने एक जागरूकता को लेते हुए, फिटनेस को लेते हुए सैनिक एकेडमी खोली है, जी तो उसके बारे में हम आपसे जानना जी चाहेंगे। तो जैसे ही मैं आया तो थोड़ा सा समझा इलाके को, जी देखा, थोड़ा रीड किया, जी जी तो मुझे ऐसा लगा कि लड़कों का जो फिजिकल फिटनेस है, मैंने जो लोग तैयारी करते हैं यहाँ पर किसी चीज़ की, वारासिनी उनके लिए कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं देखा प्लेटफॉर्म मैंने नहीं आसपास में। अच्छा अच्छा देखा लड़के लोग जो है पुलिया के ऊपर दौड़ रहे हैं, वहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक छोटा सा ग्राउंड था उसके अंदर दौड़ रहे हैं, इसका वहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उनसे जा कर के मैंने पूछा आप लोग क्या है, बोले हम लोग CPF में जाने की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे मन में आया क्यों नहीं इनके लिए एक छोटा सा कोई प्लेटफॉर्म कर जाए। तो हमें एक मेंदीवाड़ा में हमें एक सर मिल गए, डेकाटे जी मिल गए। जी तो उनका लॉन है बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छी जगह है, बिल्कुल आम से लदी हुई जगह है और काफ़ी फैला हुआ है। उसके अंदर हमने उनके साथ डिसाइड किया, तो वो भी तैयार, वो भी समाज सेवा RSS से जुड़े हुए हैं। जी जी तो हमने कहा ये तो हमारे विचारधारा के ही लोग हैं। तो हमने उनके साथ सलाह विचार किया और एक बिल्कुल काम शुरू कर दिया। तो शुरू में तो 2-3 लड़कों से काम शुरू किया, तो हमें ऐसा लगा यार लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं। पर धीरे धीरे हमने भी पीछा नहीं छोड़ा। हमें तो बिल्कुल पीछे दौड़ने की आदत है बिल्कुल किसी काम के। जी जी तो हम पीछा ही नहीं छोड़ा काम के। हम बिल्कुल स्कूलों का फिर दौरा शुरू कर दिए। स्कूलों में जा कर के प्रिंसिपल लोगों से मिले, बच्चों से मिले, काफ़ी लोगों का बड़ा सहयोग मिला, बहुत सपोर्ट करते। वो लोग, किसी ने ऐसा नहीं बोला कि आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो। सभी ने ये बोला कि ऐसे टाइप का प्लेटफॉर्म इस इलाके में अभी है नहीं, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। क्योंकि हमारे अंदर में कुछ कमाने जैसा कुछ है नहीं जी, जो कुछ हमने कमाया है वो अपने लिए बहुत कुछ बहुत है कि नहीं। हमने, हमारे अंदर सेवा की भावना थी, लोगों ने उसका सम्मान किया और एक हमने सैनिक एकेडमी का जो है बढ़िया तरीके से उद्घाटन कितना टाइम हो गया है? 2 अप्रैल अभी 25 में 2025 में। हाँ, अभी 2025 कितने स्टूडेंट है? अभी हमारे पास 50 स्टूडेंट है। 50 स्टूडेंट। और ये इसका समय क्या रहता है? मॉर्निंग समय 5 से लेकर के 8 बजे तक है। सुबह 5 से 8 मॉर्निंग में। तो बच्चे बढ़िया सीख रहे हैं? बढ़िया बच्चे सीख रहे हैं, खूब इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो वारासिनी से ही आते हैं या फिर आजू बाजू से? नहीं, आजू बाजू से आते हैं, वारासिनी से तो कम है। इधर से मेंदीवाड़ा से आते हैं, ये अपना झालीवाड़ा से आते हैं, कौलीवाड़ा से आते हैं, इधर दिनेरा से आते हैं, अपना लालपुर से आते हैं, वारासिनी से आते हैं, सिकंदरा से आते हैं। अच्छा। पूरे आसपास के बच्चे वारा से आते हैं। अच्छा। आसपास के बच्चों का बिल्कुल वही ध्येय है कि हमने जो है इस प्रकार का फिटनेस फिजिकल सेंटर जो है पहली बार ही हमने देखा है। बड़ा अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं करने के लिए। हमारा भी डिसिप्लिन तो हमें पता ही है, डिसिप्लिन हमने ट्रेनिंग सेंटर में रहे हैं। जी जी जी। तो बच्चों में डिसिप्लिन भी भरना है, मोटिवेशन भी करना है। बीच बीच में हमारे यहाँ पर जो सेना के अफसर्स लोग हैं वो आकर के जो है उनको मोटिवेट करते हैं। ऑफिसर्स हैं, कोई सैनिक हैं, कोई मतलब जो छुट्टी आते हैं हमारे सैनिक लोग, वो भी पक्का मिल करके जाएंगे। अच्छा। हाँ, हम लोग एक सैनिक संगठन से जुड़े हुए हैं जी। तो हमारा एक सैनिकों का ग्रुप भी है बहुत बढ़िया। तो वो लोग जो है कोई ना कोई सैनिक छुट्टी पर रहता ही रहता है, तो पक्का दौरा करेगा वहाँ करके। कोई रिटायरमेंट वाले भी हैं, अभी जो आर्मी से रिटायर है वो वहाँ पर पक्का आकर के दौरा करेंगे, वो बच्चों को मोटिवेट करेंगे। अच्छे मोटिवेट होते हैं, बढ़िया अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। वहाँ के जो भी स्टूडेंट निकलेगा एकदम घर से लेकर के माता पिता की सेवा से लेकर के और देश की सेवा तक बिल्कुल लगा हुआ मिलेगा।
सब कुछ सिखाया जाता है वहाँ पर, अच्छा मोटिवेट करता है, क्योंकि हमने वो सब चीज़ें देखा है। उन्होंने अभी तो ग्रो हो रहे हैं, अभी तो उनकी कोरे कागज की तरह लाइफ है बिल्कुल। जो लिख दोगे उसके ऊपर वो बिल्कुल मान्य है। हाँ। और बिल्कुल वो एक्सेप्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। ये सब चीज़ें उनको हकीकत से रूबरू कराया जाता है। अच्छा। बिल्कुल उनको बताया जाता है कि तुम जो है अभी बिल्कुल ये जो उम्र है तुम्हारी बिल्कुल कर्मठ और करने योग्य लाइफ है। अगर यहाँ अगर तुमने कर लिया तो फिर जीवन भर जो है आप बिल्कुल अच्छा करते जाओगे, आगे निकलते जाओगे। तो अगर जैसे कोई ज्वाइन करना चाहे तो किस उम्र का युवा ज्वाइन कर सकता है और कैसे कर सकता है अगर सैनिक एकेडमी ज्वाइन? कुछ नहीं, हमने बहुत इजी सिस्टम रखा है, गवर्नमेंट जैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ पर एक हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार किया हुआ है। बच्चा है 9 से लेकर के और कॉलेज तक का। 9 से कॉलेज तक का, मतलब 9th का तो बच्चा है। गर्ल्स बॉयज दोनों? हाँ, गर्ल्स बॉयज दोनों। हमारे यहाँ तो गर्ल्स 30 है। अच्छा। बॉयज 20 है। अच्छा। हाँ, गर्ल्स हर फील्ड में आगे है। मतलब बड़ा इंटरेस्टेड है, उनको इंटरेस्ट भी, हालांकि बच्चों को भी इंटरेस्ट है। हाँ। लड़कियों को बड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों का, क्योंकि एक बढ़िया गाइडेंस मिल रहा है उनको। और 5 से 8 का इतना सवेरे का समय है। हाँ। बच्चों के सोने का खूब टाइम होता है, और ऐसे समय उठ करके अगर एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, इससे बड़ा मोटिवेशन लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। एक बच्चा जो सवेरे 8 बजे तक सोता है और उस समय 8 बजे से पहले अपना फिजिकल करके और वो घर पहुंच जाता है जी, इससे बढ़िया मोटिवेटर कौन हो सकता है। जब आप सीमा पर डटे थे तो परिवार के लिए सबसे मुश्किल समय क्या था? परिवार के लिए तो हर घड़ी मुश्किल, जब हम बॉर्डर के ऊपर रहते थे या जो वहाँ रहते थे, लेटर के थ्रू 1 हफ्ते में जवाब आता था, जब तक समस्या हल हो जाती थी। बिल्कुल। दूसरा लेटर आता था तो फिर तीसरी समस्या हल हो जाती थी जी। तो समस्या का समाधान हो गया, दूसरा लेटर जब आता था तो तीसरी समस्या समाधान हो जाती थी। ये बात इसी प्रकार से पूरी लाइफ जाती थी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मुझे 3 महीने बाद मतलब मैं छुट्टी आया, पता तो मुझे 1 हफ्ते बाद चला। अच्छा, बच्चा बेटे होने के 3 महीने बाद मैं फिर छुट्टी आया देखने के लिए उसको। अच्छा, यही वाराणसी में? हाँ, नहीं, गांव में ही था उस समय। हाँ। अच्छा, अभी क्या करते हैं आपके? जो मेरा बेटा इंजीनियर है दिल्ली में, गाँव में। अच्छा, दिल्ली में इंजीनियर? दिल्ली में इंजीनियर, अंकित नाम है उसका। अरे वाह। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। अच्छा, और दीदी क्या करती है? दीदी हाई स्कूल में टीचर है इंग्लिश की। यहीं पे? नहीं, छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा? हाँ, झिलमिली स्कूल में है। अच्छा। बहुत बढ़िया बच्चे, दोनों की शादी हो गई है। अच्छा, दोनों की शादी? सब सेटल्ड है? हाँ, सब सेटल्ड है। तो उन्होंने जब आपके अंदर प्रेरणा देखी होगी, देश का जज्बा, तो बिल्कुल, क्योंकि जब ऐसे एटमॉस्फेयर में आदमी रहता है और जब देखता है ये सब चीजें तो आना ही चाहिए ये सब चीजें। चलिए, बेटे की शादी मैंने 2023 में कर दी थी। अच्छा। हाँ, अभी रिसेंट उंगली से। हाँ, 23 में ही किया था। और 24 में बिटिया की शादी की। हमारी बहुरानी सालू है। और हमारे जो दामाद जी हैं कुलदीप जी हैं, कुलदीप एड़े जी हैं, वही वाराणसी से ही हैं। अच्छा। शिवधाम से। अच्छा। हाँ, मस्त है, सब सुखी परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया। कभी आप जब सीमा पर आप तैनात हुए तो जैसे पाकिस्तान के जो जवान थे जी, कभी ऐसे इंटरेक्शन हुआ आपका? कई बार, जब बॉर्डर पर ही रहेंगे तो कई बार मिलते भी हैं। तो ऐसे बातचीत हमारी क्या होता है, बॉर्डर के ऊपर जो है फ्लैग मीटिंग होती है। फ्लैग मीटिंग? हाँ जी, जानना चाहूंगा। हाँ, इसके बारे। फ्लैग मीटिंग होते रहती है। दोनों देश की जो सेनाएं हैं हर महीने में, मतलब पत्राचार होता है, उसके थ्रू क्या होता है, वो फ्लैग मीटिंग करते रहते हैं। एक पॉइंट डिसाइड कर लिया जाता है, वो 1 महीने पाकिस्तान के इसमें होगी जगह में, 1 महीने हिंदुस्तान के जगह में। तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ता है? हाँ, जाना पड़ता है, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, वहाँ पर वो जगह मतलब बॉर्डर के ऊपर। अच्छा। बॉर्डर का एक्चुअली क्या होता है, बॉर्डर के 50 मीटर या 100 मीटर, कई इलाके अलग अलग हैं। 50 मीटर या 100 मीटर तक जो है वो जो इलाका जो होता है उस पर किसी किस्म का कोई कंस्ट्रक्शन होता नहीं है। उस पर जो है उस इलाके के अंदर में वहाँ पर पॉइंट बने हुए होते हैं। वहाँ पर मतलब फ्लैग मीटिंग करते हैं, दोनों देश के सेनाएं मिलती हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, बॉर्डर संबंधित विवाद को सुलझाते हैं कि इस प्रकार का प्रोटेस्ट करते हैं वो लोग, किसी किस्म का कोई, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है अभी तो पूरा फेंस किया हुआ है जी, अभी पूरा फेंसिंग से फेंस किया हुआ है। जब उस समय जब हम लोग शुरू में गए तो उस समय फेंसिंग वेंसिंग सब कुछ सिस्टम था नहीं, तब खुला बॉर्डर था। अच्छा। हाँ, तो ऐसा है, देखो केटल वगैरह इधर उधर आते जाते रहते थे। किसी के केटल हिंदुस्तान में आ गए, हिंदुस्तान के केटल पाकिस्तान में चले गए, बांग्लादेश के इधर आ गए, हिंदुस्तान के बांग्लादेश में चले गए।
तो वो क्या करते थे, जो बॉर्डर के ऊपर जो फोर्सेस रहती थी उनको ऊपर वो लोग उनको बताते थे, प्रोटेस्ट करते थे उनको। फिर वो लोग क्या करते थे, वो लोग उनको दूसरे देश की जो फोर्स है, जैसे बांग्लादेश में अभी बीजीबी है, उसमें बीडीआर हुआ करती थी, अभी बीजीबी है, पाकिस्तान में रेंजर्स है, हमारे बीएसएफ इधर है, उससे रेंजर फोर्स होती है। तो इस प्रकार से जो फोर्सेस टू फोर्सेस का जो मिलाप होता है, और पेट्रोलिंग भी, वो भी ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी करते हैं, वो अपने इलाके पेट्रोलिंग करते हैं, अपने इलाके में पेट्रोलिंग करते हैं, सब होते रहता है। बस जब हालात जब खराब होते हैं तब भर मतलब ठीक नहीं रहते हैं, तब फिर कोई नहीं, सब चेंज हो जाता है, सब चेंज हो जाता है। किसी पाकिस्तानी सैनिक से कोई आपकी वृतांत बात जो अभी तक याद है? हाँ हाँ, वृतांत होते रहती है, वो बहुत है, अपनी आपस की सब चीजें होती है, बातें। जो घर फैमिली की भी बात होती है क्या उनसे? नहीं, केवल और केवल निश्चित दायरे में ही बात की जाती है, निश्चित दायरे में। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई देश से संबंधित या पर्सनैलिटी या अपनी फोर्स से संबंधित ऐसी कोई चीजें नहीं होती है, ऐसी कुछ नहीं। जो चीजें मतलब जिस चीज पर हमने प्रोटेस्ट करना है, जिस चीज की जरूरत है, उतनी ही बातें की जाती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ। बाकी मेल मिलाप होता है। अभी अगर आपको दोबारा मौका मिले फिर से सेना में जाने का, तो क्या कहते हैं, आप जाएंगे फिर से? यस, अभी भी हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेना में तो जाने का जज्बा तो हर उम्र तक रहेगा। अच्छा। अभी भी हमें मतलब जब भी हम लोग घर भी आते हैं तो हमें एक वर्दी दी जाती है, बिल्कुल। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत सुंदर से ये मेडल जो लगाए हैं, इसकी एक छोटी सी मैं कहानी जानना चाहूंगा कि ये कैसे कैसे मिले? ये बहुत सुंदर नहीं है, ये बहुत कठिन परिश्रम है। बहुत कठिन परिश्रम है। बिल्कुल नहीं, हमारे लिए तो सुंदर दिख रहे हैं, अब आपके लिए एकदम कठिन परिश्रम है, ये आपने बताया एकदम बहुत कठिन परिश्रम से मिले। तो ये कैसे कैसे कब कब मिले? ये दिखते बहुत सुंदर है। दिखते बहुत सुंदर है। ये कब कब मिला सर आपको? हाँ, ये एक्चुअली ये रजिस्टर्ड होते हैं हमारे पास में। अच्छा। हाँ, अलग अलग इलाके का। ये आज़ादी का मेडल होता है जी, ये वाला जी, ये वाला जो है आज़ादी का है जी, ये मेडल होता है। उसके बाद हार्ड ड्यूटी का मेडल होता है। जी। 50वीं वर्षगांठ, हमने जो सीमा सुरक्षा बल की 50वीं वर्षगांठ बनाई, उस समय ये वाला मेडल मिला था। ये जम्मू कश्मीर के अंदर में जो ड्यूटी करता है उसको ये मेडल मिलता है। ये वाली हाई एल्टीट्यूड, मतलब जो 13,000 से 14,000 फीट हाइट के ऊपर जो ड्यूटी करता है, अच्छा, हाँ, उसको ये वाला मेडल मिलता है। ये अच्छा। वाला, हाँ, ये वाला मेडल आईएस ड्यूटी का मिलता है, जो इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी, जो चुनाव वगैरह ड्यूटी करते हैं ना, और देश के हालात जब खराब होते हैं उस समय ये वाला मेडल मिलता है। और ये वाला मेडल जब नॉर्थ ईस्ट में जो ड्यूटी करता है उसको मिलता है ये वाला मेडल। तो इस प्रकार से जो मेडल, अभी तो काफी और मेडल है, तो इतने सारे लगाएंगे तो पूरा सीना चौड़ा हो जाएगा। सीना तो आपका वैसे भी चौड़ा है सर। आपने हमारे देश के लिए बॉर्डर पर काम किया है, हम तो सपने में पता नहीं कभी सोचते होंगे। आपने तो उन चुनौतियों को झेल के आया है, देश की बॉर्डर ऐसी ऐसी है, बिल्कुल, मतलब हम जो है हमारी सोच से बहुत ऊपर है, सोच से बहुत ऊपर है। अच्छा, हाँ, ऐसे ऐसे हालात पैदा होते हैं जहाँ पर आदमी सोच नहीं सकता है, हाँ, सोच नहीं सकता, उससे बहुत ऊपर है। क्योंकि जिसने जो देखा है बॉर्डर, और जिसने जो सैनिक के अलावा और कोई वहाँ पर जाता भी नहीं है। अच्छा। ऐसे ऐसे मतलब बॉर्डर है जहाँ केवल और केवल सैनिक ही रह सकता है, बाकी सैनिक के अलावा और कोई नहीं रह सकता है। अच्छा। क्योंकि सैनिक को, वही मैं बताया ना कि 9 महीने की ट्रेनिंग केवल 9 महीने के लिए नहीं, उसको पूरी जिंदगी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, पूरी जिंदगी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। वो जब भी 9 महीने की ट्रेनिंग करके अगर निकलता है तो पूरी लाइफ वो ट्रेनिंग उसको याद रहती है। इसलिए इतनी ट्रेनिंग दी जाती है उसको कि पूरी, जब तक वो सर्विस करता रहेगा तब सर्विस में, और सर्विस के बाद सिविल लाइफ में भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आज के युवाओं को आप अगर एक संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से, तो क्या रहेगा प्लीज? वर्दी जैसी चीज़ तो देश के लिए फख्र की बात है, और मैं हर सैनिक को यही बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को वर्दी पहनने का एक जुनून और जज्बा होना चाहिए जी, जिससे उसके अंदर में देशभक्ति जागे, देश के प्रति प्यार जागे, ईमानदारी और सच्चाई जागे, और जो है उसके अंदर देश के लिए मरने और मिटने का मादा जागे। तभी जाकर के वो व्यक्ति वर्दी पहन सकता है और देश के लिए जज्बा जाहिर कर सकता है। ऐसा हर इंसान में होना चाहिए। अगर वर्दी नहीं भी पहने कोई बात नहीं, परंतु ईमानदारी और देश के प्रति सच्चाई हर व्यक्ति को होना चाहिए। अच्छा ईमानदार और अच्छा जो है कर्मठ कार्यकर्ता हर व्यक्ति को होना चाहिए, ताकि उसका किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, किसी भी फोर्स में जाए, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर व्यक्ति अगर से देश के प्रति अगर अपनी कर्तव्यबद्धता और अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अगर सजग है,
तो वो भी उसके लिए देशभक्ति से कम नहीं है, वो भी उसके लिए देशभक्ति है। किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति होगा, वो किसी भी क्षेत्र में बिना वर्दी पहने भी वो देशभक्ति कर सकता है, बशर्ते उसके अंदर देश के प्रति ईमानदारी, वफादारी और देश के प्रति कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। इसके लिए ईमानदारी और वफादारी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल देखने आ रहा है कि 21वीं सदी चालू है, तो युवा जो है मेन लाइन से भटक रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको कहीं और लेकर जाती है। तो उन युवाओं को रास्ते में लाने के लिए क्या करना चाहिए, यानी पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? आप भी एक पेरेंट्स हैं, तो क्या करना चाहिए आपके विचार से पेरेंट्स लोगों को? पहली बात तो जो बच्चे हैं उसको जो है पेरेंट्स का तो ध्यान होना चाहिए बच्चों के प्रति जी। पेरेंट्स को जो है बच्चे से ज़्यादा सजग होना चाहिए। पेरेंट्स को तो उसने तो वो लाइफ जी रखा है, जो बच्चा अभी शुरुआत कर रहा है, तो पेरेंट्स उससे स्वाभाविक उससे ज़्यादा जानकार होगा। बच्चों को ऐसा गाइड करो कि वो आपकी बातें कम से कम 50% तो मानना चाहिए पेरेंट्स की, और उसको ऐसा गाइड करो ताकि वो जो है अच्छे रास्ते पर चल सके और वो जो है अच्छा जज्बा हासिल कर सके। और वो अगर यही सब चीज़ें मतलब जब पेरेंट्स की बातें मानने लगेगा तो वो बच्चा ऑनेस्ट भी होगा, पढ़ाई में भी अच्छा होगा और उस बच्चे के प्रति फायदे की चीज़ें भी होगी। जैसे आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स की सुनते नहीं हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लगता है आपको कि स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है या संगति का असर रहता है? ज़्यादातर जो देखा जाए तो ना संगत का ज़्यादा असर पड़ता है। स्कूल में तो टीचर्स लोग होते हैं, उनका तो क्या है बेचारों का अपना, उन्होंने क्लासेस करनी है, उन्होंने जो गणित वाला टीचर आकर गणित पढ़ा लेगा और संस्कृत का संस्कृत, हिंदी वाला हिंदी। परंतु मेरे ख्याल से स्कूल के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो मोटिवेशन से संबंधित हो। ऐसे मतलब स्कूल के अंदर जैसे संस्कार जैसे कोई सब्जेक्ट अगर डाल दिया जाए, एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो बच्चों में संस्कार पैदा करे। तो वो जो टीचर्स है उनके प्रति भी वो संस्कार पैदा होगा बच्चों के अंदर में, और अपने माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति। और जैसे ये चीज़ें अगर से एजुकेशन में डाल दी जाए तो स्वाभाविक है बच्चों के अंदर अच्छाई बिल्कुल अपने आप आती रहेगी, क्योंकि एजुकेशन को बिगाड़ने के लिए भी इन्हीं सब चीज़ों का, एजुकेशन का इस्तेमाल किया गया है जी। एजुकेशन में जब बच्चे जब बिगड़ते हैं तो एजुकेशन से ही बिगड़ते हैं, और सुधरेंगे भी तो एजुकेशन से सुधरेंगे। तो क्यों ना एजुकेशन में एक ऐसी चीज़ें डाली जाए, संस्कार जैसी कोई चीज़ें जिससे बच्चे सबका कहना माने, टीचर्स का कहना माने, माँ बाप का कहना माने, बड़े भाई बहन का कहना माने और अपने अच्छे रास्ते पकड़े। क्यों ये सब चीज़ें अगर अच्छी चीज़ें अगर सीखेंगे, अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, संस्कारिता वाली चीज़ें, तो स्वाभाविक उसके अंदर अच्छे व्यवहार और अच्छे संस्कार पैदा होंगे और वो सबकी बातें मानने लगेगा। क्यों नहीं मानेगा? कोई ऊपर से तो पैदा होता नहीं कि बात नहीं मानना, ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। आप बच्चे के अंदर जैसे संस्कार डालोगे वैसा वो चलता रहेगा। आप रामलला समिति से भी जुड़े हैं? हाँ, मैं तो यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक मंच से जुड़ा हूँ। आते ही सबसे पहले मुझे प्लेटफॉर्म वरिष्ठ नागरिक मंच का मिला। अरे वाह, जो नित्य योग मतलब जो अपनी गांधी बाल उद्यान है उसके अंदर नित्य योग करते हैं, आज भी योग करते हैं। मैं उन्हीं में से ही एक वरिष्ठ नागरिक मंच का ही हूँ। उसके बाद मैं संस्कार भारती से भी जुड़ा हूँ, जो दिल्ली की एक संस्था है, बढ़िया संस्कार, बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद मैं रामलला सेवा समिति से जुड़ा हूँ। रामलला समिति एक ऐसी संस्था है जो मतलब बच्चों में संस्कार पैदा करना, गरीब बच्चों को मदद करना, पढ़ाई में मदद करना, अनाथ बच्चों को गोद लेकर के जो अनाथालय, जो स्कूल जो चला रहे हैं वो अनाथालय में रखना और उनको बच्चों को अपने पैसों से पढ़ाना। ये RSS से जुड़ा हूँ मैं। RSS से भी मैं जुड़ा हूँ। RSS की एक ऐसी संस्था है, दिखाई कम देता है परंतु बहुत कुछ छिपा है उसके अंदर, बहुत कुछ छिपा है। जो व्यक्ति उस चीज़ को सही तरीके से समझ लेगा उसको RSS की परिभाषा का पता लगेगा, अन्यथा कुछ नहीं, बाहर से कुछ भी नहीं दिखाई देता उसमें अंदर। अच्छा। मैं करता हूँ, मैं वाला कोई सिस्टम नहीं ना उसके अंदर में, हम वाला सिस्टम है कि जो हम करते हैं वो केवल देश के लिए करते हैं। मैं जो कर रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है उसके अंदर, हम जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, इसलिए बाहर से कुछ नहीं दिखता है। मैं सामाजिक समरसता से जुड़ा हूँ, सत्संग से। और आप अध्यात्म से भी जुड़े, तो वही मैं पूछने वाला था कि क्या? मैं अध्यात्म से भी जुड़ा हूँ। मैं गायत्री को भी मानता हूँ। मैं साई समिति से भी जुड़ा हूँ। साई समिति? हाँ, साई समिति से भी जुड़ा हूँ। मतलब ऐसा देखो, कमियाँ किसी चीज़ में नहीं है,
अपने को हर चीज़ से अच्छा ही हासिल करना है, बस अच्छा ही हासिल अच्छा ही हासिल करना है। बिल्कुल अपने आप को मतलब जो अच्छाई हमारे अंदर होगी वही तो हम बांट सकेंगे। बिल्कुल अगर हम अच्छे होंगे तो समाज अच्छा होगा। समाज में अगर अच्छी चीज़ें बांटेंगे तो तभी तो समाज अच्छा होगा। बिल्कुल। अगर अच्छी चीज़ें नहीं बटेगी तो कहाँ से समाज अच्छा कहाँ से होगा। समाज अच्छा हालांकि आप अच्छा काम करने के लिए जाओगे तो आपके साथ बहुत सारी परेशानियां भी होगी, बहुत सारी आपके कई पैर खींचने वाले होंगे, कई बुराइयां करने कई वाले भी बुराइयां होंगे। करने वाले करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है इन सब बिल्कुल। चीज़ों से। कोई गलत आप जो बुराइयां कर भी कर देता है हाँ करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। अपना काम तुम अच्छा करो। अगर आप अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपको कोई भी आपके जो रास्ते से कोई अडिग करने वाला नहीं है। बिल्कुल आप सही, आपको सपोर्ट करेंगे। जो अच्छे काम करने वाले हैं वो आपको चिपकते हुए जाएंगे, जो गलत काम करने वाले हैं वो कभी नज़दीक नहीं आएगा, आपकी कभी नज़दीक नहीं आएगा। अच्छे काम करने वाले वो सपोर्ट भी करेंगे और आपके नज़दीक भी आ जाएंगे अपने आप ही। ऐसा कभी प्लेटफॉर्म जैसे तैयार करें। दिल्ली में परेड होती है 26 जनवरी 15 अगस्त को, तो कभी जाने का मौका मिला आपको हाँ मैं तो गया हूँ 15 अगस्त 26 जनवरी में। परेड में? हाँ परेड नहीं, में परेड में हमारे यहाँ क्या होता है, उसमें 6 फीट से ऊपर ही लड़के लिए जाते हैं। अच्छा हाँ हमारे यहाँ पर वहाँ एक परेड होती है, दिल्ली की जो परेड होती है उसके अंदर 6 फीट या उससे ऊपर के ही लड़के लिए जाते हैं। परेड, ये बहुत नई बात है हाँ मेरे लिए भी, और जो देख रहे हैं अभी हाँ ये बहुत नई बात है कि 6 फीट से हाँ ऊपर ऊपर के ही लड़के लिए जाते हैं। अच्छा। हाँ उसमें 6 फीट हाइट होगी, उससे ऊपर के ही लड़के उसके अंदर में जो है परेड में ले जाएंगे। बिल्कुल, ताकि उनकी परेड जो है एक जैसी हो, हाथ मिले पैर मिले, उनकी ड्रिल अच्छी हो, उनका शानदार टर्नआउट हो, एकदम फर्स्ट क्लास चले। तो एक ही टिक टॉक जैसी आवाज, आपने सुना होगा, देखा होगा परेड, जी, बिल्कुल एकदम बीएसएफ की परेड जो है कई बार फर्स्ट आई हुई है। हाँ मैं देखता बहुत हूँ। मानी हुई परेड है जी बीएसएफ जी की। मैं देखता हालांकि हूँ। सारी फोर्सेस ठीक ठाक करती है, एक से बढ़कर एक। दिल्ली परेड तो क्या परेड है, एकदम देखने लायक ही होती, पूरा देश देखता है। पूरा देश देखता है। वैसे हमारे बाघा बॉर्डर देखो, अब बाघा बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ की ड्यूटी होती है। जो वाघा बॉर्डर है ना, अटारी बॉर्डर बोलते हैं जिसको, अटारी बॉर्डर। हाँ अटारी बॉर्डर जो है, जो भारत पाकिस्तान की सीमा के ऊपर होगा। आपके भी गए हुए? जी नहीं, अभी नहीं गया हूँ, बट जाऊंगा बहुत जाना जल्द। है आपने। वहाँ देखना बीएसएफ की ड्रिल, वहाँ पर बीएसएफ तैनात है। जी वहाँ पूरा देश का जब रिवाली और रिट्रीट होता है, जब झंडा चढ़ता और उतरता है इंडिया और पाकिस्तान का, तो वो चीज़ एक अपने आप में देखने वो लायक माहौल, है। हाँ मेरे वो बड़े माहौल भाई देखने- बताते हैं, हाँ, देखने लायक क्योंकि चीज़ वो है। भी बहुत जुझारू थे कि हाँ, सेना में जाना है। आप तो जो है वो देखते ऐसा लगेगा मैं कभी कल ही सेना में चले जाऊं। कल आग लग जाती है अंदर से एकदम की ऐसा जुनून और ऐसा जज्बा पैदा करते हैं। आजकल तो कुछ उसमें नया नया चीजें डाल दी, कमांडो जैसी चीजें डाल दी उसके अंदर में, अच्छे अच्छे लड़के वहाँ जो, तो वही वहाँ पर देखने मिलेगा। जो नए लड़के हैं, बाकी अग्निवीर कैसे तैयार होते हैं, जो नए लड़के हैं ना, उनका जज्बा देखते ही बनता है। अच्छा नए लड़के हैं, आजकल लड़कियां भी वहाँ पर परेड में शामिल कर दी हैं। बीएसएफ में आजकल लड़कियों का भी काफ़ी रोल कर दिया है, जो परेड में शामिल रहती है, लड़कियां भी रहती हैं। तो बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, अटारी बॉर्डर पे, देखने लायक। कभी आप जाइए जी और बिल्कुल बिल्कुल देशवासी जो भी आपका इंटरव्यू सुन रहे हो, बोलिए उनसे कि अटारी आप बॉर्डर बोल दीजिए सर कि अटारी बॉर्डर जरूर एक बार, अटारी बॉर्डर जो है विजिट कीजिए। पूरे युवाओं से हमारा निवेदन है, और मैं भी बहुत जल्द जाऊंगा अटारी बॉर्डर। जी, आप सभी लोगों से निवेदन है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर अटारी बॉर्डर है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल की ड्यूटियां हैं, और वहाँ जो परेड करती है वो एक्चुअली परेड जो बीएसएफ करती है, और बीएसएफ की परेड एकदम से देखने लायक होती है। बहुत ही सुंदर एरिया है वो, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखने लायक बॉर्डर है। और उस इलाके में ज़रूर अगर से आपको मौका मिलता है तो जाइएगा आप, बहुत बहुत बढ़िया वहाँ देखने लायक मिलेगा आपको, बहुत सुंदर चीज़ें हैं। आपकी पूरी जर्नी में सबसे अहम किरदार, अहम रोल किसका रहा? जैसे मैंने 38 साल बॉर्डर के ऊपर सर्विस किया जी, और मेरी पत्नी ने इधर 38 साल सर्विस की मेरे बगैर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, उसका भी मेरी लाइफ में सबसे अहम रोल रहा। उसने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छा और बच्चों को अच्छे मुकाम पर पहुंचाने में उसका मेरे लाइफ में सबसे अहम योगदान रहा, मेरी पत्नी का। अच्छा। तो हाँ, उससे पहले मेरे माता पिता और मेरे मोटिवेटर जो थे, मेरे पिताजी थे। जी जी, मेरे को जो सेना में जाने के लिए मोटिवेट किया वो मेरे पिताश्री थे। आपको उनसे प्रेरणा हाँ, मिली? उनसे प्रेरणा मिली मुझे। अच्छा। पिताजी जो है हमारे ग्राम सेवक थे, हाँ। पढ़े लिखे थे उस जमाने की। जी जी, तो वो जो थे, उनकी वजह से मुझे प्रेरणा मिली कि ठीक है चले जाओ, आजकल तो नौकरियां कहाँ मिलती है। तो हम उनकी प्रेरणा से हम लोग गए, और उन्हीं ने मतलब हमें काफ़ी मोटिवेट करते रहे। उसके बाद हमारी माताश्री ने तो खूब रोया हमारे जाने के बाद। हाँ वो तो माँ का एक दिल होता ही है कि तो उन्होंने तो बहुत सालों तक रोती ही रही। जब ठीक ठाक हो गया उसके बाद में फिर वो ठीक रहती थी।
बाकी जब मेरी शादी ब्याह हुई तो मेरी पत्नी का जो मेरी लाइफ में बहुत अहम रोल रहा, और उन्होंने भी मतलब त्याग ही किया, एक प्रकार से त्यागी है। हाँ, त्यागी है। हमारे बगैर मतलब इधर लाइफ सर्वाइव करना एक त्यागी है, एक त्यागी। हाँ, उन्होंने बच्चों को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, ये त्याग भी उन्होंने हमारे साथ साथ ही किया है। तो 38 साल उनके भी और 38 साल हमारे भी, ये सब दोनों देश के लिए ही थे। दोनों बिल्कुल, मैंने भी और मेरी पत्नी ने भी देश के लिए। तो जैसे आप जब ड्यूटी पे थे तो कितने कितने दिनों में आना होता था आपका घर? एक्चुअली हमें 60 दिन की छुट्टी मिलती थी और हमारे 15 दिन की येल होती थी पूरे साल में। हाँ, पूरे साल में। अच्छा। तो जब थोड़ी लंबी छुट्टी की जरूरत पड़ती थी तो लंबी छुट्टी आ जाया करते थे, और जब थोड़ी कम समय की छुट्टी में सीएल है तो सीएल आ जाया करते थे जब जरूरत है। ज़्यादातर गर्मी वगैरह में जैसे शादी ब्याह या रिश्तेदारों से मिलना जुलना होता था तो उस समय में हम लोग लंबी छुट्टी आते थे, और जैसे अभी ऑफ सीजन है उसमें मतलब बच्चों से मिलना जुलना रहा, कुछ काम रहा तो उस समय में आ जाते थे। परंतु इतनी छुट्टी लाइफ में कहाँ छुट्टी, और लाइफ तो सब तो उसी को करना पड़ता था, सारा कुछ उसी को करना पड़ता था, इसलिए सरवाइव किया उन्होंने लाइफ में हमारे साथ, इसलिए उसका भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद हमारी लाइफ में। जी 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 बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को आज विराम देता हूं। कहने के लिए, सुनने के लिए और बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आई होप ये पॉडकास्ट देखकर आज के युवाओं में, जो भी दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहा है, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। मैं इसी मिशन को लेकर ये पॉडकास्ट चैनल मैंने बनाया है कि आप तक सही जानकारियां लेकर आओ, बहुत से ऐसे लोगों को लेकर आओ जिन्होंने चुनौती भरा जीवन जिया है और आप लोगों को वो सीख देते रहे। तो इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, और ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, आप भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोल दीजिए। पक्का आप लोग इस चैनल को देखिए, और जो है बहुत बढ़िया इंटरव्यू लेते हैं ये, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने का आग्रह है आप लोगों से। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार, धन्यवाद। मैं विलास उरकुड़े। जय श्री राम। फिर मिलता हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ।